अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमरीकी इनक़िलाब और तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगान मईशत इस वक्त दलदल में फंस चुकी है। मुसलसल मुआशी बहरान के बाद अफगानिस्तान में खौफनाक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। लाखों बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के लिए यह है कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाला जो बहरान है उससे कैसे निपटा जाए, अफगान अवाम की मदद के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए और खासकर दुनिया को कायल कैसे किया जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें अफगान वजीर समेत 22 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, 10 नायब वज़ीर ख़ारजा और दीगर ममालिक के वफूद ने शिरकत की। इसके साथ साथ अमरीका, बरतानिया, चीन, फ्रांस, रूस और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर गैर जो रुकन ममालिक थे उनके नुमाइंदे भी इस इजलास में शरीक हुए। अब सवाल यह है कि गैर मामूली इजलास के बाद गैर मामूली तब्दीलियां क्या हमें अफगानिस्तान के अंदर नजर आएंगी? क्या दुनिया जो है वो अपना रवैया अफगानिस्तान के हवाले से बदलेगी? सारी सूरत हाल पर आज हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है सेक्रेटरी वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर जनाब एजाज चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले सर सवाल आपसे यही है कि आपके ख्याल में कितना मौसर साबित हो सकता है अफगानिस्तान की सूरत हाल को तब्दील करने के लिए वज़ीर ख़ारजा का ये जो गैर मामूली इजलास हुआ है इस्लामाबाद के अंदर? हमने देखा तो वादे वही तो बहुत ज्यादा हो गए, अमली तौर पर भी क्या आपको लगता है कि उसी तरीके से दुनिया मदद करेगी अफगानिस्तान की? जी, ये एक दुरुस्त सिमत में एक बड़ा कदम है। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस के होने से पहले क्या हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था, कोई कुछ नहीं करना चाह रहा था। सारे कह रहे थे, कोई कह रहा था अमेरिका कुछ करे, यूरोप करे, वो कह रहे थे खिता करे। तो ऐसे में ये बड़ा जरूरी था कि कोई तो शुरुआत करता। फिर साथ ही साथ ये भी था कि मुसलमान दुनिया भी तो अपना हिस्सा डाले बीच में। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक मूव की है उस बर्फ को पिघलाने में, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था। अब नजर तो सूरत हाल जिस तरह आपने अभी इब्तदाइये में कहा, हर एक को नजर आ रही थी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इतनी बुरी हालत होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स आ रही थी, हर तरफ से बयानात आ रहे थे, लेकिन कोई कर कुछ नहीं रहा था। अच्छा, उसमें कुछ मुसीबत कह लें, इसको मुश्किल कह लें, वो ये थी कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो सैंक्शंस हैं 1999 की जो लगी हुई हैं, उन्होंने भी बड़ी पेचीदगी कर दी थी, जिसकी वजह से कोई हुकूमत, बल्कि मैं आपको बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वगैरह भी हैं, वो भी हवाले से मंगवा रहे थे चीजें, क्योंकि बैंकिंग निजामी काम नहीं कर रहा। बैंक जो है वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं यार कहीं हम पे सैंक्शंस ना लग जाएं। इस वजह से ये बहुत जरूरी था कि कोई मुल्क ये इनिशिएटिव लेता। अच्छी बात है पाकिस्तान ने लिया, मेरे आपके लिए, हम सब के लिए काबिल फख्र है, और क्यों ना लें, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान नहीं खड़ा होगा तो फिर कौन खड़ा होगा। और इस वक्त तो मामला अफगानिस्तान में हुकूमत का नहीं है, असल में इस वक्त मसला है अफगानिस्तान के अवाम का, जो इस वक्त भूख और अफलास और सख्त सर्दी के सामने पड़े हुए हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में मेरे नजदीक ये बड़ा अच्छा पहला कदम है, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ करना है। असल चीज इसकी फॉलोअप है। जी अच्छा साहब, दो चीजें पूछूंगा, एक मेरा छोटा सा कमेंट और फिर एक सवाल है। कमेंट मेरा इस पे ये है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी रवैयों में तब्दीली अगर वेस्ट और अमेरिका में आनी चाहिए तो अफगान तालिबान जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है उनके रवैये में भी तब्दीली आनी चाहिए, इन्हें भी कुछ मस्बत पहलू दिखाने होंगे, मस्बत रवैया अख्तियार करना होगा। जब तक ये इनको तस्लीम नहीं करता इनको मुल्क को कुछ भी नहीं होगा। मेरा सवाल साथ आप इसके साथ आप यूँ ले लीजिए कि अब लोग कह रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की बात हो, औरतों की पढ़ाई तालीम, बच्चों की हो, माइनॉरिटीज़ का इशू हो, कहते हैं बहुत पीछे है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वगैरह भी अभी बहुत दूर है। अब तो अमेरिकन जो है वो थ्रू यूरोपियन यूनियन शायद कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं चौधरी साहब कि जब तक इनको तस्लीम नहीं किया जाता इनके मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हो गई, सऊदी अरब की तजवीज़ थी, पाकिस्तान ने अमली तौर पर काम करके दिखाया, प्लेजेस हो गई, कहा जा रहा है 1 बिलियन रियाल सऊदी अरब ने, 400 मिलियन डॉलर कुवैत ने, 30 मिलियन डॉलर पाकिस्तान ने, बाकियों ने भी कहा। अब सवाल ये है कि ये अमेरिका का रवैया आपके ख्याल में किन बुनियाद पर नरमी इख्तियार करेगा, तो सारी चीज़ें थ्रू होंगी। और दूसरा जो आपने अभी बात की है कि फॉलो अप,
लोग कह रहे हैं फॉलो अप में देखना होगा कि ये प्लेजेस जो है ना वाकई हार्ड रियलिटी में बदलती हैं। देखिए, तस्लीम करने का जो मसला है वो मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। ये 1267 रिजीम जो है, ये उसके तमाम सैंक्शंस तमाम कौमों ने अपने नेशनल लॉज में समो दिए हो। तो इसकी डी लिस्टिंग का एक बड़ा लंबा अमल है। अगरचा अमेरिका ने तालिबान के साथ जब डील की तो उन्होंने इस बात का इत्तेफाक किया, इकरार कि हम इसको डी लिस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अच्छा, अब बाकी दुनिया फिर क्या करे, क्योंकि सियासी तौर पर अगर अमेरिका और यूरोपियन ये नहीं करते हैं तो कोई और मुल्क अगर करेगा तो सारा उसका नजला सैंक्शंस का उस पर भी आ जाएगा। तो चुनाचे पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली की है वो ये है कि हम तमाम खित्ते के मुमालिक, यानी चीन और रूस और ईरान और वस्ती एशिया के मुमालिक, तुर्की, अगर ये मिलकर कोई सोच विचार करके एक फैसला करते हैं तो फिर वेस्ट की तरफ से इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस शायद ना हो। उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी जारी है ट्राइका प्लस में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जी तस्लीम करने में जो जल्दी नहीं की जा रही उसके अंदर हिकमत है। ये तालिबान के अपने लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, खित्ते के लिए भी अच्छा है। अब ये जुड़ा हुआ है सियासी तौर पर तालिबान के अपने रवैये पे, वो जो जिसका आपने इशारा किया। अब तालिबान भी वो जिस तरह सारे उसको कहते हैं कि जनाब प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू, आप अपने जितने वादे आपने किए थे, जो आपसे तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हुई हैं, आप बराहे मेहरबानी उनके ऊपर कुछ पेशरफ्त करें। तो ये एक नुक्ता अलबत्ता जरूर उठाया जाता है अमेरिका से सवाल करते वक्त। हमने भी बहुत सारे थिंक टैंक्स में वहां बातचीत की है। नुक्ता ये उठाया जाता है कि जनाब आप अगर तालिबान से चाहते हैं कि वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें तो प्लीज एनेबल देम, बिकॉज इफ यू डिसेबल देम हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट दे विल मीट देयर कमिटमेंट्स। तो ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ा मुश्किल सवाल आ गया कि वो क्या तालिबान को फेल करना चाहते हैं या कामयाब करना चाहते हैं। तो उसमें आ गई है अमेरिका की दाखिली सियासत। अमेरिका की दाखिली सियासत इस तरह आ गई है कि रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स पे बहुत दबाव डाला हुआ है, जिसकी वजह से जो बाइडेन की हुकूमत कोई काम करने को तैयार नहीं है। इसमें तो साहब एक चीज जो आपने बड़ी अहम की है, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे OIC का एफर्ट हो, UN का हो, यूरोपियन यूनियन का हो, किसी का भी हो, वो कामयाब नहीं होगा जब तक कि 1267 वो कहते हैं कि जब ये तब्दील ना हो UN का। तो इसके लिए आपके ख्याल में अमेरिका को खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनकी कांग्रेस से इसकी मंजूरी होगी कि इसको खत्म किया जाए ताकि बाकी दुनिया उनके साथ काम कर सके, कोई बैंकिंग चैलेंज बन पाए? दो सतह पे जी। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी अमेरिका की कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व होगी। दो सतह पे ये काम होना है। एक सतह तो ये है जो आपने हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुकूमत की सतह पर, दूसरा है नॉन गवर्नमेंटल सतह पे। तो गैर हुकूमती में तो कोई सैंक्शंस का असर नहीं है, वहां सिर्फ असर है बैंकिंग सिस्टम का। तो चुनांचे इसमें OIC के एलामिये में लिखा हुआ है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बैठे, साथ जोड़े और उन सैंक्शन से एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की एग्जेम्पशन ले रहे। यानी बाकी सैंक्शंस को तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर ये एग्जेम्पशन हो जाए तो बैंक्स विल फील कॉन्फिडेंट कि चले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम रिसीव कर सकते हैं। और अगर तावक्त कि ये नहीं होता, मसला मिसाल के तौर पे इन्होंने ट्रस्ट फंड बना दिया इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। अब ये बहुत सारी तंजीमें OIC की अपनी भी हैं जिनके जरिए आप बराहे रास्त यानी अफगान हुकूमत को शामिल कर किए बगैर आप डायरेक्ट अवाम के साथ जाके उनकी मदद कर सकते हैं। उस पर सैंक्शन कोई नहीं आई। तो रास्ते मौजूद हैं एहतशाम साहब, वो बस सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल विल की थोड़ी कमी थी जो मेरे ख्याल में अब थोड़ी मोबिलाइज हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अपील की है कि अफगानिस्तान के लोगों की अगर इमदाद करनी है, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो एक बहरान जन्म ले रहा है, तो प्री कंडीशंस ना लगाई जाएं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, इंसानी हुकूक के हवाले से, बच्चों की तालीम के, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो बात करते हैं, ये कंडीशंस ना लगाई जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि पश्तूनों का अपना कल्चर है, हर मुल्क का अपना ही कल्चर होता है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये एक हद तक तो ये बात दुरुस्त है
कि आप मगरिब का जमहूरी निजाम जिस तरह पहले आपने नाफज करने की कोशिश की और वो कामयाब नहीं हुआ, ना सिर्फ यहां नहीं हुआ, इराक में नहीं हुआ, लिबिया में और भी जगहों पर नहीं हुआ, तो उस हद तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। लेकिन एक हद तक के खित्ते के अपने ममालिक की भी तवक्कुआत हैं तालिबान के साथ। चले अमेरिका को एक साइड पे छोड़, मिसाल के तौर आपका और मेरा जो मुल्क है वो ये तवक्को करता है कि टीटीपी को, और इसका एलामिया में उसका नाम भी लिया गया है, उसको आप रेन इन करें। अच्छा, ETIM का चीन मुतालबा कर रहा है, रूस कह रहा है कि आप ड्रग कंट्रोल कीजिएगा। तो हर मुल्क ने इनसे कोई ना कोई तवक्कुआत वाबस्ता की हुई। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें ये कर सकते हैं कम से कम उन चीजों पे तो अमल करें ना। जब एक बार पेशरफ्त होगी तो फिर सारे कहेंगे हाँ जी हाँ चले, सिलसिला चले। कुछ की है इन्होंने पेशरफ्त, ये मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं की, कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको भी थोड़ा और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो सब बिहाइंड द सीन जो बातें चल रही हैं, आई एम श्योर कि आप भी सफारतकारी में आपकी बड़ी महारत है, बड़ा वक्त आपने गुजारा है इसमें, आपके भी इल्म में चीज़ें होंगी जो हम तक बातें पहुंचती हैं। उनमें ये भी है कि अमेरिकन जो है ना वो कुछ चाह रहे हैं तालिबान से थ्रू पाकिस्तान। मसलन ये कि जी वो कहते हैं कि अब बाइडन को जितना सख्त सहना पड़ रहा है अपना ओपोनेंट्स के बातों को, उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो कुछ ना कुछ जो उनके ओपोनेंट्स हैं, अलकायदा हैं, दाइश है और इसके अलावा क्या कहते हैं और आईसिस वाले बैठे हुए हैं, उसके लिए वो चाह रहे हैं पाकिस्तान। ये मुझे पता है कि पाकिस्तान से बातचीत उन्होंने की है, उनके लोग यहाँ भी आए थे कि ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी अमेरिका के पास है। वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दें कि हमारे यहाँ से ड्रोन उड़ के जाएं और जाके वहाँ पे उनको मारें। पाकिस्तान उनको कह रहे हैं कि भी वहाँ पे तालिबान की एक हुकूमत आ गई है, अब वो सूरत हाल नहीं है, आप ये करना चाहते हैं तो यू बेटर फर्स्ट टॉक टू देम। आपको लगता है कि ये भी एक शर्त के तौर पे बात सामने आ रही है? नहीं साहब, मेरे ख्याल में अमेरिका पे ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया गया कि पाकिस्तान अपने कोई फिजाई या बहरी अड्डे नहीं देगा, पीरियड। जो पहले किया अफसोस हुआ, नुकसान हुआ, वहीं से उड़ते थे और हमारे मुल्क में गोले बरसाते थे, बड़ी गलत बात। तो वो तो मेरे ख्याल में जो आपने सुना भी है कि वज़ीर आज़म साहब ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, तो वो तो वाज़ेह है। हाँ, लेकिन इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन रहेगी, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी। हम बिल्कुल तावन करना चाहते हैं क्योंकि जितना खतरा दहशतगर्दी से पाकिस्तान को है, हमें अंदाजा है कि सारी दुनिया को खतरा है। अमेरिका में अब इस बात का इदराक होता जा रहा है कि ये जो इस वक्त अमेरिका ने एक इकोनॉमिक क्वेश्चन जो शुरू किया है कि पैसे रोक लिए हैं 9 बिलियन के और मालियाती इदारों को भी काम नहीं करने दे रहे, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान आ सकता है। आपने देखा इतने सारे कांग्रेसमैन आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे थॉट लीडर्स भी बोले हैं, उनमें बड़े बड़े जय्यद नाम हैं। तो वहां पे भी इस बात का अंदाजा होता जा रहा है। और फिर वजीर आजम ने मेरे ख्याल में अपने खिताब में ये बड़ा दुरुस्त कहा कि कोई ये ना समझे कि अफगानिस्तान अगर डूबेगा तो उसके दूसरा कोई और मुल्क मुतासर नहीं होगा, सब मुतासर होंगे। जब यहाँ से रिफ्यूजीज की लहरें उठेंगी और यहाँ से खुदा न खास्ता वो दहशतगर्द दोबारा आ जाएंगे, तो इस वजह से पैगाम तो बड़ा क्लियर है कि ताउन करना है, लेकिन अफगानिस्तान को बचाना है, अफगानिस्तान के आम आवाम को बचाना है। सियासत थोड़ा रुक सकती है, इंतजार कर सकती है। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूँ और थोड़ा तो आपके पास भी वक्त कम है, फिर एक सोनिया आपसे सवाल पूछ लेंगे। अब ये हिंदुस्तान में भी चौधरी साहब ये कॉन्फ्रेंस 5 ममालिक की हुई है, उन्हें भी अब अफगानिस्तान से निकल के जाने के दुख नजर आ रहे हैं, उनके अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। आपको क्या लगता है कि अब क्या मकासद हिंदुस्तान के हो सकते हैं? क्योंकि कई 5 ममालिक के लोग जो है ना वो पाकिस्तान भी इन दिनों आए हुए थे, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की क्या मकासद है? हिंदुस्तान अब किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस लाना चाहता है? मेरी इतला ये है कि हमारी कॉन्फ्रेंस तय होने से पहले हिंदुस्तान का एक सेंट्रल एशिया के साथ डायलॉग होता है, वो तय था। ये मेरी इतला ये है। और लेकिन तमाम सेंट्रल एशिया के ममालिक ने अपने आप को वजीर की सतह पर, यानी अगर वजीर खारजा नहीं तो वजीर ट्रांसपोर्ट का वजीर आ गया, डिप्टी मिनिस्टर की सतह पर उन्होंने यहां भी अटेंडेंस की है, वहां पे भी अटेंडेंस की है। तो उनका एक अपना डायलॉग था, उसको वो मिस नहीं कर सकते थे। लेकिन ये कहना गलत है तो यहाँ नहीं आए, ये प्रोपेगेंडा है। वो सारे के सारे यहाँ पे आए और मुनासिब सतह पर रिप्रेजेंट हुए। अच्छा, अब आ जाता है हिंदुस्तान की तरफ से वो चाहते क्या है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को, आपने खुद भी कहा उसका, कि उनको बड़ा सख्त इस बात का नुकसान हुआ कि उन्होंने अपने सारे अंडे अशरफ गनी के साथ और नॉर्दर्न अलायंस के साथ डाले हुए थे। उन्होंने तालिबान के साथ कोई राब्ता नहीं रखा हुआ था। अब नतीजतन अब यह है कि वो
उनको समझ नहीं आ रही कि उनको जगह मिले तो कहां मिले। और पहले भी अमेरिका ही इनको जगह देता था, और उनके लिए तो असल मकसद ये था कि अफगानिस्तान में आके पाकिस्तान के ऊपर टू फ्रंट सिचुएशन बनाई जाए, डबल ईस्ट वेस्ट स्क्वीज की जाए। वो अब हो नहीं पा रहा। तो खसियानी बिल्ली जो है वो मुमकिन है ताजिकिस्तान या दूसरे मुल्कों के साथ कोई साजबाज करे और कुछ थोड़ा सा प्रोसेस पीस को रोकने की कोशिश करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो पत्ते एक किस्म की हार बैठी है। सही। अच्छा एजाज चौधरी साहब, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया और हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की कि अगर दुनिया को दाइश के खतरे और मुहाजिरीन के खतरे से निमटना है तो हम सबको मिलकर अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना होगा। अगर माजी में जो कुछ होता रहा अफगानिस्तान के अंदर, दुनिया जिस तरीके से उसकी लपेट में है, आपको क्या लगता है दुनिया को इस चीज का इदराक नहीं है? बिल्कुल है जी, और कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। खित्ते के मुमालिक को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब यूरोपियंस और अमरीकियों को भी एहसास होता जा रहा है कि ये दोबारा अगर आईएसआईएस और स्पेशली अलकायदा अगर दोबारा वहां पे जन्म ले गए और बहुत ज्यादा आगे मजबूत हो गए, तो ये तो आप 2001 से पीछे वाली सूरत हाल में चले जाएंगे। तो इसलिए ये तो मेरा ख्याल में आहिस्ता है, लेकिन वो फंसे हुए हैं अपने उसमें लॉक जैम में। सबसे बेहतर हाल यही होगा कि अमरीकी जो है ना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हुए सैंक्शन रजीम को थोड़ा सा एग्जेम्पशन लें, मामला सलामती काउंसिल में दोबारा लेकर जाएं, तालिबान को डी लिस्ट करने के 2 स्टेप अप्रोच करें ताकि कुछ रास्ते खुले, वरना अदरवाइज उनको बड़ा नुकसान होगा और उनके साथ साथ पूरी दुनिया और पूरे खित्ते को नुकसान। मुख्तर सवाल एक छोटा सा, अब अमेरिका का, क्योंकि इस अफगानिस्तान का मामला जो सब आज आके घूमता फिरता जो है अमेरिका के गिर्द ही है। अब चाइना रशिया का जिस तरह इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यहाँ पे, अमेरिकन को इसकी भी बड़ी तकलीफ है, पाकिस्तान ईरान टर्की का भी एक रोल है। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन इस हवाले से हमसे क्या चाहते हैं? देखिए, अमेरिका के साथ इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह अफगानिस्तान से भी ऊपर वो है चीन के साथ उनका जो मुसाफा है। ठीक, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान को बाकायदा तैयार किया है, 2 दहाइयां उसके ऊपर खर्च किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं, तैयार किया है। इसलिए उनकी टॉप प्रायोरिटी तो वो है। बीच में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पे ये है कि रहना वहां पे कोई अमरीकी नहीं चाहता, ना डोनाल्ड ट्रंप रहना चाहता था, ना जो बाइडेन रहना चाहता है, ना कोई और रहना चाहता है। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा होता जा रहा है कि ये भी यहाँ पे भी मसला हो सकता है अगर हमने बिल्कुल स्पेस छोड़ दी, मुमकिन है चीन और रूस यहाँ पे आ जाएं, उनके लिए कोई जगह ना रहे। हिंदुस्तान जिसको वो तैयार कर रहे थे कि ये जगह लो, वो तो ले नहीं पाया। तो चुनांचे अमेरिका के लिए ये उनको एहसास है इस बात का कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना हो। अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर ना काम किया तो दोनों महाजों पर मुसीबत आ जाएगी। यानी चीन की तरफ से उनको यह है कि चीन ने पाकिस्तान को एक पूरा रास्ता दे दिया है इंडियन ओशन की तरफ, तो कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन का इत्तेहादी बन जाए। अभी तो पाकिस्तान कहता है ना कि हम किसी कैंप में नहीं होंगे, तो वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए वो पाकिस्तान के, आपने देखा डेलीगेशन आप आ रहे हैं, हमारे साथ राब्ता रखना चाह रहे हैं। हमारे खिलाफ वो जो प्रोपेगेंडा करते थे अफगानिस्तान के मुतालिक, वो भी अब उसमें कमी आई है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी उनको अंदाजा होना शुरू हो गया कि ये तो बड़े हमारे लिए मसाइल हो गए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिका के लिए एक बेहतर बात जो है वो शुरू होने जा रहा है, और मेरे ख्याल में इस पे काम करना चाहिए। तो साहब, एक व्यू ये भी है कि ये दो लोग खतरे का इजहार कर रहे हैं कि अगर ये इनडिफरेंस वेस्ट का अमेरिका का इसी तरह रहा तो खुदा ना खास्ता खाना जंगी की तरफ या तालिबान ड्रग की तरफ भी जा सकते हैं। आपको लगता है कि उस तरफ उनको धकेलने की कोशिश हो रही है? ये हो सकता है जी, इसका खदशा बहुत सारे लोगों ने किया है इजहार उसका, कि अगर तालिबान को आप कोई बैंक्स नहीं चलने देंगे, उनके पैसे रोक देंगे, उनका कोई कारोबार नहीं चल सकेगा, कोई एलसी नहीं खोल सकता, तो फिर वो कहेंगे अच्छा जी ड्रग्स अगर बिकती हैं तो बिकती रही, हमारी बला से उनको भी उसमें से पैसे मिलेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये उनको खुद उस तरफ धकेल रहे हैं। इस बात का खदशे का बार बार इजहार किया जा रहा है, खुसूसन रूस की तरफ से। इसलिए रूस के अमेरिका पे दबाव डाल रहा है और यूरोप पे कि जनाब ये रविश आपकी दुरुस्त नहीं है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी वजारत खारजा एजाज साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे केपीके के अंदर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक। स्टे ट्यून। ब्रेक के
बाद खुशामदीद। अब नाज़रीन जरा बात कर लेते हैं KPK में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनसे मुताल्लिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा। अब तक के नताइज क्या हैं, सूरत हाल क्या है? गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो मुकम्मल तौर पर सामने आ चुके हैं। बहरहाल ब्यूरो चीफ पेशावर हसन अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। हसन, सबसे पहले तो बताइएगा कि अब तक के क्या नताइज हैं, क्या सूरत हाल है ग्राउंड पर? देखें, जमीनी हकायक तो ऐसे हैं कि कई एक लोग शशदर रह गए हैं और जिस तरह अवामी सतह पे तवक्को की जा रही थी और ये सोचा जा रहा था कि जो एक सूरत हाल बन चुकी है महंगाई के हवाले से उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा बल्दियाती इंतखाबात में। गो के हुकूमत के शायद इतना सर पे ये चीज सवार नहीं रही उनके अपने बयानात को सामने देखते हुए, लेकिन जमीनी हकायक देखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जिन 17 अजला में पार्टी पोजीशन के हवाले से अब बात चल रही है उसमें आदाद और शुमार कुछ ये बताते हैं कि जो 64 में से 34 तहसील कौंसिल हैं उनके ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बता रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान 12 कामयाब उम्मीदवार लिए खड़ी है इस वक्त। उसके बाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके 9 उम्मीदवार कामयाब बताए जा रहे हैं तहसील कौंसिल सतह पे। अवामी नेशनल पार्टी भी साथ साथ चल रही है जिसके 4 उम्मीदवार हैं। इसी तरह नून लीग 3 उम्मीदवार लेके कामयाब और इसी तरह आजाद 3 उम्मीदवार जो हैं वो भी कामयाब सामने आ चुके हैं। जमात इस्लामी का एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इस्लाह पाकिस्तान उसका भी एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। फिर इन्हीं आदाद और शुमार को सामने रखते हुए देखिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा और सबकी नजर में रहने वाला सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर है जिसकी 6 तहसीलों में बल्दियाती इलेक्शन की सूरत हाल कुछ इतनी अपसेट करती रही कुछ लोगों को कि जिसमें तहसील मथुरा का जिक्र मैं करूं तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे के फरीदुल्लाह खान है 22,000 वोट लेके इस वक्त कामयाब खड़े हैं। तहसील चमकनी है जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब मोहम्मद उमर हैं 24,415 वोट लेकर कामयाब खड़े हैं। पेशावर सिटी मेयर की नशिस्त जो है जो सबसे अहम है सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में उस पे इतना कांटेदार मुकाबला रहा, फिर अचानक ऐसी लीड ली जमीयत उलमा इस्लाम फे ने कि जिनके उम्मीदवार हैं जुबैर अली वो इस वक्त 62,380 से ज्यादा वोट लेकर आगे हैं और काफी लीड में हैं। रिजवान बंगश हैं तहरीक इंसाफ के वो दूसरे नंबर पे हैं। सही, ठीक है। चलिए हसन आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। एहतशाम साहब, ये बड़ा अलार्मिंग लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपको लगता है क्योंकि ज़िमनी इंतखाब हो या फिर बल्दियाती इंतखाबात उनकी तो एक सम देते हैं, जाहिर आगे आने वाले जनरल इलेक्शन है, इसमें आपको लगता है कि अच्छा खासा अलार्मिंग है हुकूमत के लिए? सुनिए, देखो जो अभी हम उठ के आए थोड़ी देर पहले तक जो नताइज आ रहे थे जिस पर हसन ने भी जिक्र किया, लेटेस्ट जो फिगर है कि 64 में से 62 जगहों का रिजल्ट आ गया, उसमें से 20 JUI ने ली हैं सीटें और 15 PTI ने ली हैं, 11 इंडिपेंडेंट है इसमें और नून की 3 है और ANP की 8 है और एक जमात इस्लामी की और एक तहरीक है उनके लिए आई है। अब सवाल इससे जो आपने पूछा बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गया। आई ओपनर तो सोनिया कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने चाहिए थे, उस तरह ठीक है ओवरऑल पाकिस्तान में PTI जीती थी लेकिन पंजाब में बिल्कुल राउट हुआ था उनका। अब ये लोग कह रहे हैं कि जी अगरचे ये बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, निचली सतह तक इख्तियारात जाना चाहिए, फंड जाने चाहिए। अब इसकी बहुत बड़ी लड़ाई है। अब आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी और PMLN ने भी इसकी मुखालफत की, PTI ने की, अब तो अदालत के जरिए ये बहाल हुए अदारे। अब सवाल यह है कि जी नेक्स्ट क्या है? अभी आप देख लें जनवरी में दूसरा इसका अभी आना है, दूसरी इलेक्शन होगा इसका, दूसरा मरहला आएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन बाकी जगहों पंजाब में भी आने। पंजाब की सूरत हाल जो बता रही है सोनिया बड़ी खौफनाक है। वहाँ पे नहीं लगता कि पीपल्स PTI के लिए कोई जगह बनेगी। अगर वहाँ पे वो जिस तरीके से स्वीप किया उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन PMLN ने, अगर वही करते हैं तो फिर आप देख लें 2023 में क्या होगा। मेरा ख्याल है ये लम्हा फिक्रिया है और जो इनके लोगों के बयानात आए अपने तौर पर कि जी महंगाई के मामले में बिल्कुल इनडिफरेंट रवैया अख्तियार करना, या ये कि लोग आपको महंगाई के बावजूद भी आपको वोट देंगे, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। देखें निचला तबका मुतवसत तबका पिस गया है तो उस हवाले से उसकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। हुकूमत इन सब महंगाई को कंट्रोल करने में जिसको कहना चाहिए, अगर मैं कहूँ नाकाम नहीं कहूँ तो कामयाब भी नहीं हुई। अब जो जिन अदारों को जो काम करना चाहिए था आज तक नहीं हुई। फिर बयानात मुख्तलिफ हैं
कभी जब शुरू में आए थे हमारे और सर केपीके से ही तो तब्दीली आई थी, दूसरी बार अब लोग ये कह रहे हैं, अब आप देख लें वहाँ पे केपी का जो रवैया लोगों का है वो 2 दफा किसी को नहीं लेके आते, हमेशा आपने देखा पीपल्स पार्टी पीएनपी जो भी एक दफा है, अब पीएमएलएन अब 2 दफा, दूसरी दफा ये पीटीआई आई है और उसके बाद ये बल्दियाती इलेक्शन का सामना करना पड़ा। मेरा ख्याल है अब ये बैठ के सोचने का वक्त आ गया कि हमने क्या करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को सोचना पड़ेगा कि आम आदमी का, सोनिया कोई कंसर्न नहीं है कि सियासी तौर पे क्या करने की जरूरत है। आम आदमी बिल्कुल इस बात से सुनना ही नहीं चाहता कि जी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने इकोनॉमी को तबाह किया होगा भले। अब लोग कहते हैं कि जी आप ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हुए हैं, अगर आप 3.25 साल हो रहे हैं कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप जिम्मेदारी तो आप लेना। तो मेरा ख्याल है आप इनको चाहिए सोल सर्चिंग का वक्त है, वरना मेरा ख्याल है ये अगला पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन और फिर 2023 का बल्दियाती इलेक्शन, आपको लगता है कि इस सूरत हाल के बाद, इन नताइज के बाद ये करवाएंगे? देखिए करवाएं क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कराया गया, उन्हें करना पड़ा और उसके बावजूद होपफुली अब नहीं करेंगे तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर केपी के इलेक्शन के बाद तो कोई जवाब नहीं रह जाएगा ना, क्यों कहेंगे हम नहीं कराएंगे, फिर तो लोग वाजे तौर पे कहेंगे जी डर गए हैं, भाग गए हैं, तो ये और एक नई सिचुएशन पैदा होगी। खैर हसन, आपको क्या लगता है ग्राउंड पर, जाहिर है आप कवर भी करते रहे इन इलेक्शन को, ओवरऑल भी सूरत हाल को आप कवर करते रहे, इसकी बड़ी वजह क्या महंगाई है? क्या फिर शिबली फराज साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि इसकी बड़ी वजह ये कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था, कारकुनों को हम मुतहर्रिक नहीं कर सके, हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं थी, तो वजूहात क्या नजर आई आपको? देखिए शिबली फराज साहब ने जो बयान इस हवाले से दिया है, जिसका जिक्र आपने भी कर दिया, ये तो आपने ऐसा समझिए कि सोने पे सुहागा कर दिया। ये सिर्फ एक वजह उन्होंने बताई, एक वजह उनके जो 2 बड़े अहम सूबाई वज़रा हैं खैबर पख्तूनख्वा के आतिफ खान और शौकत यूसुफजई, महंगाई को उन्होंने वाजे कर दिया। और लीजिए फिर जो दूसरी वजह थी जो मैं आपसे अभी जिक्र करने वाला था, वो शिबली फराज साहब का बयान जो आपने कह दिया, वो दूसरी वजह भी है। अब ये दोनों बड़ी वजूहात हैं। अच्छा फिर ये भी देखिएगा कि इनको मौका दिया गया, अवाम या फिर हम अक्सर ये शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि अपोजिशन उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, अगर हुकूमत इतनी ही नाअहल उनके नजर में और अवाम की फिक्र नहीं कर रही, तो देखिएगा कि अपोजिशन ने बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी के तहत इस हुकूमत को मौका दिया और वो ये चाह रहे हैं, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है जो ये चाहेगी कि हुकूमत 5 साल से पहले जाए। अगर कोई इस हवाले से बयान भी दे रहे तो यकीन जानिएगा वो सिर्फ वक्ती है, उसमें कोई जो है ऐसी सोच शामिल नहीं है। अब वो मौका देने की वजह ही यही थी कि सूरत हाल जो काबू में नहीं आ रही, अब वो हुकूमत के लिए एक चीज हसन ये बताएं कि ये जो आपको पेशावर की सूरत हाल आपने बताई है, ये तो बड़ी परेशान कुन है। अगर पेशावर की सारी जगहों से अगर ओपोनेंट जीत के आ जाते हैं एएनपी और जेयूआई, तो आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पे कितना मुश्किल हो जाएगा पीटीआई का अगले 2 साल निकालना, पौने 2 साल निकालना? देखिए सर, ये खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें अक्सरियत जो सोच है ना, इसको मेहमानों की धरती भी कहा जाता है, इसमें फूलों का शहर भी है पेशावर, लेकिन इसके तमाम लोग बड़े सख्त जान हैं और आप लोग हम सब इस चीज के गवाह हैं कि हमारे इसी खित्ते में एक पट्टी ऐसी है कि जो पूरी उम्र बगैर तनख्वाह के हमारे इस मुल्क के दिफा में रहे हैं और उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। इन लोगों ने 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े खुले दिल से मौका दिया और बड़ा ठीक ठाक उनके लिए ग्राउंड और बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिरे थे। ये सबको याद है कि जिनका हल्का समझा जाता था एक अरसे से, उनको शिकस्त दी गई, लेकिन जब आप डिलीवर नहीं कर पाए। देखें ये सिर्फ महंगाई, ये लफ्ज बड़ा छोटा लफ्ज है, लेकिन जो लोग इसके असर तले जिंदगी बसर कर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ वो ही जानते हैं। तो अब ये जो सूरत हाल बनी है ना, ये वो मतलब समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे लिए आप लोग बड़े लाडले हैं, बड़े प्यारे हैं, क्योंकि आप लोगों के दावों पे बड़ा यकीन किया और उस पर खुशी से वोट दिया, लेकिन अब चूंकि हमारा दिल दुखा है, हमने वक्त ऐसा देख लिया है। और फिर मैं आपको इससे भी मुख्तसर कर दूं, इस धरती में जब कोई घर का, खानदान का बड़ा बनाया जाता है तो फिर उससे तवक्को रखी जाती है कि वो अपने खानदान का ख्याल रखेगा, और जब उसकी तरफ से ख्याल नहीं रखा कहते हैं कि बड़ा काम किया, एहसास कार्ड और उसके बाद हेल्थ का और सिस्टम, और फिर पेशावर में एक जदीद जिसको कहते हैं दिल के अमराज का एक अस्पताल भी खुला था, इसका कोई असर नहीं हुआ। देखें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए और इंतजामी उमूर की बात की जाए, तरक्याती मंसूबों की बात की जाए, तो चले ठीक है, उन्हें क्रेडिट दे दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। बीआरटी उन्होंने बनाई,
एक बड़ा बेहतरीन सफर करते हैं लोग। लेकिन इससे शायद आप भी इख्तिलाफ ना करें कि दुनिया में सब कुछ रुक सकता है, लेकिन जो 3 वक्त का खाना नमाज के 5 वक्त की तरह महंगाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सकता। चैलेंज बनी हुई है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस इशू पर कुछ मजीद भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम सब मुखालिफिन तो अब तंज करना शुरू हो गए हैं। मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया है कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी मीडिया टॉक किया, बड़े गर्जे बरसे हैं। आपको क्या लगता है सर, वजह क्या है? बेसिकली महंगाई वजह या और भी कुछ? मेरा ख्याल है कुछ और एलिमेंट भी है। सुनिए, देखें इसमें जो बात बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आई है ना, एक और बड़ी वजह बनी है। वो कहा जा रहा है कि नजरियाती लोग जो थे पीटीआई को, उनको टिकट नहीं दिए गए। करोड़ों रुपया खर्च करने वाले जो बाद में करोड़ों रुपया बनाते हैं उनको दिया गया। ये मसला हमेशा ही होता है। इलेक्टेबल जिनको कहा जाता है कि माफियाज हैं, उनको ला के टिकट दिया गया। इसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि भी जो पुराने कारकुन हैं, नजरियाती कारकुन हैं, जिन्होंने तकलीफें उठाई हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, 23 साल से इनके साथ हैं, उनमें कोई बड़े कम लोगों को पूछा गया है। अब होता यही है कि जितने लोग नए आ जाते हैं, जो पैसा खर्चते हैं, और फिर साइको फ्रंट है जो सिर्फ आके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते रहते हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उन्हीं को पूछ रहे होते हैं। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि सोचें कि नज़ाती कारकुन इनका किधर चला गया। देखिए, अगला इलेक्शन अगर जीतना है पंजाब में ख़ास तौर पर, तो नज़रियाती लोग ही आएंगे, वही मेहनत करेंगे, वो घर घर जाएंगे, वोट बैंक जो आपका खराब हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब नए लोग हैं, अभी आप देख लें अब जिस तरीके से PMLQ का रवैया है, उनका अगला इलेक्शन आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के साथ वो जा रहे हैं। अपना जरदारी साहब के साथ कितनी मीटिंग कर चुके हैं, परवेज इलाही साहब बिलावल के साथ। वो तो लोगों को पता चल रहा है कि 2023 में उन्होंने उधर जाना है, तो वो तो देख रहे हैं, नफ्स पे हाथ है उनकी कि जी PTI जो है ग्राउंड बहुत कवर नहीं कर पाई, तकलीफें उन्होंने उठाई हैं, सियासी तौर पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लिहाजा वो अपने घोड़े बदलेंगे। तो मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि अपने नजराती कारकुनों की तरफ जाएं, जो वाकई लोग जिनकी लोग मदद कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जो मिसाल बन सकते हैं। अदरवाइज तो फिर ये लुटेरे, माफ़ करना, इसी तरह ही आएगा। जो लूट मार करने वाले हम देख रहे हैं, पैसा जिनके पास है, अपने पैसे को बचाने के लिए जिनके कारोबार भी है, सब कुछ है, वो हमारे मीडिया में भी लोग आ चुके हैं। उनको फौरन आज़ादी सहाफत पे खतरा लगना शुरू हो जाता है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है अब ये चाहिए कि बैठ के सोचें कि नजरियाती कारकुन किधर चला गया, और ख़ास तौर पे ये पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में इनको देखने की जरूरत है। फौरी तौर पे अमली इकदाम करने होंगे। एक सोचना पड़ेगा कि बुज़दार साहब जो नहीं चल पाए, क्या करना चाहिए। मुआवियत के साथ इधर बुज़दार साहब, उधर महमूद खान, दोनों जो है तबाही का बायस बने हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से शायद उनके जेहन में कोई गेम प्लान कुछ और है, और वो जो डिलीवर करना चाहिए कारकर्दगी नहीं सामने आ रही। आए रोज आप देख लें तब्दीलियां थोक के हिसाब से होती हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा हसन, मुझे ये बताएं, अभी जैसे एहतशाम साहब ने भी बात की कि एक तो नजरियाती जो कारकुन हैं उनको सामने नहीं लाया जा रहा है। अभी जैसे शिबली फराज साहब के बयान के हवाले से भी बात हो रही थी कि PTI का मुकाबला ही PTI से था। इनके एक और सूबाई वजीर को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो शिकस्त है उसकी बड़ी वजह ही यही है। फिर हमने देखा परवेज खटक साहब जो हैं, उनकी अपने भाई के साथ लड़ाई चल रही है, नौशहरा की बड़ी अहम सीट उन्होंने इसी लड़ाई में गंवाई। तो ये भी बड़े मसाइल हैं कि नजरियाती कारकुनान को मौका नहीं दिया जाता, अपनी लड़ाइयां इनकी खत्म नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, देखें बदकिस्मती समझिए किसी सियासी जमात की, जब उसमें ये सोच आ जाए कि 100 वाट, जब कोई ये सोचने लगे 100 वाट, तो फिर वो किसी भी बड़ी चीज को भी 100 वाट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक वक्त आता है जब उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। शायद इनके अपने जो कुछ ऐसे शब रोज गुजरे हैं अवाम के साथ भी, अपने रहनुमाओं के साथ भी, जिसमें इनका रवैया जो है इस चीज का बायस बना, ये भी एक वजह है। और नजरियाती कारकुनों की जहां तक बात है, तो मैं आपको पेशावर के जो अहम मेयर की नशिस्त है, इस हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको जो पिक्चर है वाजे कर दूं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार सामने आए तो पार्टी के अंदर उस वक्त कितनी शदीद जो है गम और गुस्सा था, वो मैं आपको शायद अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि इनके जितने भी जो पेशावर के रहनुमा हैं, जो पेशावर के इनके कारकुन हैं, वो सब ज्यादातर अक्सरियत उनकी इस पे इंतहाई नाराज नजर आ रहे थे। फिर देखिए, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई ओहदा दिया जाता है और आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप अगर किसी एक तरफ डिलीवर कर रहे हैं लेकिन आपका रवैया
ठीक नहीं है। तो जो आप डिलीवर कर रहे हैं आप उसको भी नेगेटिव में ले जा रहे हैं अगर आपका रवैया ठीक नहीं है। यहाँ के लोग खास तौर पे अगर आप उनका कोई काम भी नहीं करते ना करिए, लेकिन अगर आपने अपना रवैया उनके साथ ठीक नहीं हसन, ये बताएं पीटीआई तो के अंदर अपने जो इख्तलाफात है, जिस तरीके से मुखालफत आपने देख ले परवेज खट्टक की है, परवेज खट्टक का एक बड़ा ग्रुप है वहां पे जो काम कर रहा होता है। जाहिर है चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनना था, नहीं उनको बनाया गया, उनके अपने मामलात महरूमियाँ उनकी, इसी तरह बाकी लोग हैं। आपको लगता है कि पार्टी के अंदर के इख्तलाफात की वजह से भी ये शिकस्त जो है ना बनी है या कम सीटें मिली हैं? देखिए, आज इसी हवाले से कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उसमें बड़ी जबरदस्त बात सामने आई कि जहां एक तरफ पाकिस्तान ये ठीक है हम तस्लीम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई तौर पे तने तनहा ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्यों तनहा थी इस चीज को उनको देखना चाहिए। इस चीज में कई एक चीजें हैं। देखिए, वो तनहा सिर्फ इस चीज में नहीं थी कि पूरी अपोजिशन जो है वो कहीं पे आपस में इत्तेहाद कर रही है, कहीं पे किसी की हिमायत कर रही है या फिर कहीं पे बड़े खुल के लड़ रही है। इसमें उनको बड़ा नुकसान इस चीज से भी हुआ कि उनके पार्टी के अंदर जो अपने इख्तलाफात थे वो वोट के दिन खुल के सामने भी आप कह रहे हैं बड़े वाज़ेह थे। अच्छा एहतशाम साहब, जो अभी हसन बात कर रहे थे वहां मेरे माइंड में अगर ये पीडीएम जैसे जेयूआई है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, एनपी, अगर ये मिलकर लड़ते तो आपको लगता है कि ये तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता था? जाती मफादात अपने सियासी जमातों के अपने भी हैं और उनके जाहिर है सियासी आदाब भी हैं और इस तरीके से वो एक हद तक तो वो जाते हैं कि जी कहाँ पे हमने जाके किसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जहाँ पे उनको पता हो कि हमारी पक्की सीटें हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन एक सुनिए सिग्नलिंग, एक मैसेज बड़ा जाता है कि जी एक पार्टी से हसन बात कर रहे हैं कि एक पार्टी तनहा है, बाकी पार्टियां सब इकट्ठी हैं। वो कहते हैं जी ओपोजिशन सारी इकट्ठा हो गई है, क्यों हो गई है, क्यों उनके साथ अलाइज पूरी तरह सामने नहीं आए, जो अलाइज हैं भी तो इतने एक्टिव क्यों सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आ रहे। तो वो एक जिसको कहते हैं एक मिजाज तो बन जाता है ना, उस मिजाज को लेके ओपोजिशन वाले आगे जा रहे होते हैं और फिर हुकूमत की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं, चाहे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, चाहे कमजोर कैंडिडेट खड़े करने की बात हो, नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करना हो। और महमूद खां के चर्चे जिस तरीके से सब जगहों पे होते हैं कि किस वक्त किस मूड में रहते हैं वो, तो ये सारी बातें सामने मिलकर वो तो चले खुश होंगे पीटीआई वाले भी कि इंडिपेंडेंट जो है ना दोबारा से आ जाएंगे, इनके पास ही आ जाएंगे, पीटीआई में शुमार हो जाएंगे। लेकिन अभी सोनिया 1.25-2 साल रह गए हैं, वो क्यों जाएंगे उस तरफ? अगर फर्ज करें उनको अगर स्ट्रॉन्ग अलाइज और पूछती हैं और जीतने वाली जमातें उनको टिकट दे देती हैं जैसा कि होता है, तो वो बड़ी आसानी के साथ इलेक्शन जीत सकते हैं। अभी खानेवाल में जो आपने देखा क्या हुआ था कि जो हारने वाली सीट थी जो दुनिया से चले गए थे, उनकी बेगम साहबा ने इलेक्शन लड़ना था, वो इलेक्शन पीटीआई के इलेक्शन पे लड़ी है। और उसके बाद जो जेयू अपना पीएमएलएन का बंदा जो जीता था, ठीक है ना, उनका बंदा जो है ना वो अब आया है पीटीआई की तरफ से लड़ा इलेक्शन में और वो हार गया। तो ये तो आप देख लें सियासी मफादात हैं, वक्ती बातें होती हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स किसी और तरह की होती है और ये गली महल्ले की सियासत और फिर बल्दियाती इलेक्शन अपने ही रंग में चले जा रहे होते हैं। अच्छी बात यह है कि ये बल्दियाती इलेक्शन सोनिया, मैं कहता हूँ ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा मजबूत होना चाहिए। आपके मेरे लोगों के मसाइल ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो है ना MNAs MPA ये नहीं आने देते, ये फंड ट्रांसफर नीचे नहीं जा, हुकूमतों का भी इसमें कसूर है। पीपल्स पार्टी PML खास तौर पे ये नहीं चाहते कि ये अख्तियारात निचली सतह तक जाएं और आम आदमी के मसाइल गली मले के जो है ना वो हल हो पाए। अच्छा हसन, अब ज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं, ज़ाहिर अमूमन ये होता है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात को के जो नुमाइंदे हैं वो आगे आते हैं तो ज़ाहिर एक मसला होता है फंड्स की मुंतकली का जो तरीकाकार है वो आसानी से मुंतकिल हो जाता है। तो अब आपको लगता है कि सारी सूरत हाल के अंदर फंड्स जो हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल होंगे, जो छोटे मोटे गली मोहल्ले तक के जो मसाइल हैं वो हल होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल की अगर कहा जाए कि आमाजगाहें भी हैं तो ये गलत नहीं है। मसाइल तो हल करना होंगे। अब चूंकि बल्दियाती इंतखाबात हुए जा रहे हैं और 17 अजला में हो गए हैं, बाकी दूसरा मरहला भी इसका होगा। वो अजला जहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकती थी या दीगर मसाइल थे उनमें अभी इलेक्शन होना बाकी है, वहां के भी फिर नताइज जो सामने आएंगे वो भी डिसाइड करेंगे पूरे माहौल को। लेकिन अगर जो मेन जो ओहदे हैं वहां पर आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में ना भी हो, फिर भी कम तादाद में भी उनके उम्मीदवार और उनके जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो उसमें मौजूद होंगे। उन कौंसल्स में बात होगी, आवाज उठाई जाएगी। मजमूई तौर पे जो सूरत हाल बनेगी वो तो क्या कहते हैं मिला जुला रुझान ही रहेगा। लेकिन जहां पे बात अवाम की आ जाती है, फिर अवाम अब चूंकि एक्सेस होगी उनको अपने नुमाइंदों तक, पहले तो
अब तक ये सूरत हाल चल रही थी कि बाकायदा लोगों ने बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए कि हमारे एमपीए फलां एमपीए इतने अरसे से गायब हैं, अगर किसी को मिले तो हमें इतला दीजिए, यानी तंज भी किया जाता रहा लोगों की तरफ से। उसकी वजह यह है कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अपने हल्के में ज्यादा अच्छा, नहीं दे पाते थे लोगों को। दूसरा जो मरला होगा उसमें पीटीआई की आपको हिकमत अमली बदलते हुए देख रहे हैं? हसन क्विकली 20 सेकंड्स। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद बल्दियाती इंतखाबात के लिए वक्त भी इसीलिए ही चाहती थी कि वो अपनी हिकमत अमली तरतीब दे, लेकिन इस वक्त चूंकि अदालती फैसला भी सामने आया था, फिर अपोजिशन ये ठीक कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूदा हुकूमत है वो इस मूड में नहीं है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात हों, बार मजबूरी उनको ये करवाना पड़े। हिकमत अमली बनाई गई लेकिन वो कामयाब न हो दूसरे सकी। मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत है वो बदलनी होगी ताकि नताइज जो हैं वो कुछ मुस्बत तौर पर सामने आ सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ पेशावर हसन अली हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।